आगे बात करते हैं हम। एडजस्टमेंट कौन सा चल रहा था, 8 हो गया था शायद ना। एडजस्टमेंट नंबर 9, आगे बढ़ते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 9, इंटरेस्ट, या मैं इसको बोलूंगा हिडन एडजस्टमेंट। इस वाले मैंने इंश्योरेंस का कौन से क्वेश्चन में? ठीक है, आज हो जाएगा वो। पहले हिडन एडजस्टमेंट देख लेते हैं, इसी का पार्ट होगा, ठीक है ना वो भी। अब यहाँ पे हिडन एडजस्टमेंट का मतलब है कि एडजस्टमेंट का मतलब मैंने क्या बताया था, कौन सा? हिडन एडजस्टमेंट। हिडन एडजस्टमेंट का मतलब मैंने क्या बताया था कि, सॉरी, एडजस्टमेंट का मतलब क्या बताया था, पहले ये बताओ आप। एडजस्टमेंट का मतलब क्या था, किसी को याद है? एडजस्टमेंट का मतलब हमने देखा था, ऐसे पॉइंट जो ट्रायल बैलेंस के बाहर होते हैं उसको एडजस्टमेंट बोलते हैं। लेकिन कुछ ऐसे एडजस्टमेंट भी होते हैं जो ट्रायल बैलेंस के बाहर नहीं होंगे, फिर भी वो एडजस्टमेंट के तरीके से काम करेगा। तो यानी एडजस्टमेंट बताया जा नहीं रहा, लेकिन फिर भी वो कैसा काम करेगा, एडजस्टमेंट का जैसे, इसलिए उसका नाम मैं दे रहा हूं हिडन एडजस्टमेंट। जिसमें से क्या हो सकता है, पॉइंट नंबर 9 आएगा अब हमारा, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन। इसमें डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हो सकता है, मैं केसेस बना देता हूं इसमें। अब यहां पे ऐसा नहीं होगा कि ट्रायल में गिवन हो, वो भी देखेंगे। कॉन्सेप्ट इसका सिंपल सा है कि ट्रायल में गिवन हुआ तो हम सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह एंट्री करने वाले हैं, और कहां करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में। प्रॉफिट एंड लॉस के, और वो भी कहां, डेबिट साइड, अगर ट्रायल बैलेंस में हुआ तो बस। लेकिन अगर पी एंड एल एडजस्टमेंट में हुआ, तो ऐसे सिचुएशन में दो जगह जाएगा। मेनली, मेनली कह रहा हूं, एक तीन जगह भी हो सकता है। एक तो हो जाएगा एड इन इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट एंड लॉस। दूसरा, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड। अब एक बार हम इसको समझते हैं एग्जाम्पल से, अलग अलग एग्जाम्पल से कैसे कैसे क्वेश्चंस होंगे और कैसे कैसे पूछा जाएगा। हम अगले पेज पे एग्जाम्पल देखें। चलो एक एग्जाम्पल तो यही देख सकते हैं हम, आप उसको नीचे करके नोट करिएगा। जैसे मान लो मैंने आपको एक ट्रायल बैलेंस दिया, एग्जाम्पल 1, डेबिट क्रेडिट। मैंने कहा 10% लोन, क्योंकि लोन है तो क्रेडिट में जाएगा 1 लाख रुपए। ठीक है, मैंने कहा 10% लोन, 1 लाख रुपए। और आपको कोई जानकारी दूर दूर तक क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है। ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया मैंने लोन, क्या ट्रायल बैलेंस के बाहर मैंने कोई बात लिखा इस लोन से रिलेटेड? नहीं। लेकिन फिर भी इसमें एडजस्टमेंट होगा। इसका मतलब है कि भाई इसके ऊपर 10%, जो ये परसेंटेज का मतलब है कि इसके ऊपर 10% ब्याज देना होगा, जो आपने अभी तक नहीं दिया है। तो अब आपको सिंपल सबसे पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा इंटरेस्ट, जो कि होगा हमारा 1 लाख पे सीधा 10%, जो कि क्या आएगा, 10,000। अब इस 10,000 को दो जगह दिखाएंगे, एक तो दिखा देंगे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, क्योंकि पहले कुछ था नहीं तो सीधा आ जाएगा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट के नाम से, और दूसरा चला जाएगा बैलेंस शीट के लाइबिलिटी। मैंने लिखा है एड इन इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट एंड लॉस में, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस, एंड की जगह और कर देते हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस। समझ में आई बात आपको?
चलो एक और एग्जांपल देखो, बस एग्जांपल देखते जाओगे क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल नंबर 2, अरे ये क्या बना दिया मैंने, ये लो, ये एक और ट्रायल बैलेंस बनाया मैंने आपके लिए। ये हो गया आपका डेबिट और ये क्रेडिट। मैंने लिखा 12% लोन और दैट इज आपका 1 लाख रुपए। तो इसका मतलब क्या हुआ, लोन है। और मैं यहाँ पे इंटरेस्ट भी लिख रहा हूं, इंटरेस्ट भी लिख रहा हूं 5,000। ठीक है, ये ट्रायल बैलेंस। अब दो ही जगह ट्रीटमेंट जाना होता है, मैं अकाउंट में भी करके दिखाऊंगा अब आपको। एक तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा और दूसरा कहां जाएगा भाई, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में। तो कैसे दिखाओगे वो भी मैं दिखा देता हूं आपको। ये बनाया मैंने आपके लिए प्रॉफिट एंड लॉस, और इसी के नीचे आपके लिए बना देता हूं ये मैं बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट। सबसे पहले लोन तो चला जाएगा बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में, 12% है, और बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में 1 लाख, ये तो आएगा ही आएगा। इसके बाद इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट P&L के डेबिट में चला जाएगा, और ये है 5,000, क्योंकि इसके ऊपर एडजस्टमेंट है इसलिए मैं अंदर लिखूंगा। अब मैं इंटरेस्ट कैलकुलेट करता हूं, तो इंटरेस्ट क्या आएगा भाई, इंटरेस्ट होना चाहिए 1 लाख पे 12%, यानी बनना चाहिए आपका 12,000, जिसमें से सिर्फ 5,000 का पेमेंट हुआ है। पेमेंट कितने का हुआ है, टोटल इंटरेस्ट बनना कितना चाहिए, टोटल इंटरेस्ट 12, जिसमें से कितना पेड कर चुके हो, तो बाकी के 7,000 अभी देने बाकी है। बाकी के 7,000 क्या माने जाएंगे, देने बाकी है। तो मैं अब क्या करने वाला हूं, इसमें प्लस करने वाला हूं मैं आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। कितने प्लस करूंगा पता है, 7,000। तो देखो 12,000 बन गया, और क्योंकि 7,000 देने बाकी थे तो इधर अलग से लिखूंगा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 7,000। कुछ बच्चों का सवाल होता है सर इस लोन में जोड़ेंगे, नहीं नहीं, अलग से ही दिखाना होगा आपको, लेकिन जो P&L में लिखा है उसको जैसे मैंने लिखा है वैसे दिखाना है आपको, ऐड करके। समझ में आई बात आपको, बताओ यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ, रिपीट करना है। अभी करते हैं। देखिए क्या कह रहा था, सबसे पहले क्वेश्चन ये था हमारा, ये रहा क्वेश्चन। हमने क्या बनाया, P&L। तो जब हमने P&L बनाया तो P&L बनाते टाइम पे सबसे पहले ये लोन हमें कहीं ना कहीं तो भेजना ही है। इस लोन को कहां भेजा मैंने, बैलेंस शीट के, ठीक है। इसके बाद भाई ये इंटरेस्ट दे रखा है तो इसे ना कहीं भेजना ही है। तो इंटरेस्ट अगर होगा तो कहां जाएगा, खर्चा है, और खर्चा जाता है P&L के डेबिट में, तो इसको भी मैंने P&L के डेबिट में भेज दिया। अब इसके ऊपर परसेंटेज पे नजर पड़ा मेरा, तो जब परसेंटेज पे नजर पड़ा तो इसका मतलब भाई इसके ऊपर ब्याज अगर मैं कैलकुलेट करूं तो बनता है 12,000 टोटल, जिसमें से 7,000 की पेमेंट जो ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया होता है ना, इसका मतलब इतना उसने पे कर दिया है। जिसमें से कितना पेमेंट किया है, सिर्फ और सिर्फ, तो भाई 12 बनते थे और तुमने 5 ही पेमेंट किए हैं अभी ब्याज, तो इसका मतलब क्या हुआ, 7,000 अभी देने बाकी। तो आउटस्टैंडिंग हो गया एक तरीके से, तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट के नाम से 7,000 रुपए यहां ऐड हो गया। और दूसरा, क्योंकि दूसरी एंट्री कहां चली गई, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी। आई बात समझ में आपको, क्लियर है।
चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर कौन सा होगा ये? 3, ठीक है। हम क्वेश्चन में थोड़ा बहुत वेरिएशन करेंगे और उसके साथ साथ आंसर बदल जाएगा हमारा। ये लो, ये बैलेंस शीट हो गया। अब इसके ब्रैकेट में मैंने डेट लिख दिया 1/7/2025, ठीक है। इसके ब्रैकेट में क्या लिखा मैंने अब? डेट। इस डेट का मतलब भी एडजस्टमेंट हो जाता है। अब सबसे पहले तो 12% आपका लोन तो सिंपल आएगा ही आएगा भाई, 1 लाख, और ये इंटरेस्ट भी आएगा ही आएगा, दैट इज 5K, समझे। अब इसका मतलब है कि इस लोन को लिया इस डेट पे गया था, इस लोन के आगे जो परसेंटेज है मतलब इतना % ब्याज देना है, और उसके आगे डेट अगर दे दे तो इसका मतलब क्या होगा, इस लोन को इस डेट पे लिया गया था। तो अगर आप लोन को ले रहे हो कब? जुलाई में, तो आपने कितने समय के लिए इस्तेमाल किया? अगर आप जुलाई में लेते हो, देखो ये पूरा साल है, ठीक है, और पूरा साल है आपने लिया कब? जुलाई में। तो पूरा साल स्टार्ट कब से होगा हमारा? अप्रैल और मार्च। तो अप्रैल मई, अप्रैल में कोई कर्जा नहीं है, मई में नहीं है, जून में नहीं है, जुलाई से आपके पास कर्जा आया, तो जुलाई से लेके यहीं तक तो आपने उस कर्जे को इस्तेमाल किया है। तो जुलाई से लेके आगे तक ब्याज दोगे तो कितने महीने होते हैं जुलाई से लेके यहां तक? 9 महीने। तो इसका 9 महीने का इंटरेस्ट निकलेगा। फिर आपका इंटरेस्ट जो होगा वो 1 लाख इंटू में 12/100 इंटू में 9/12, जो कि बनता है 9,000। क्या बन गया हमारा? अगर ये 9,000 बन गया तो ब्याज चेक करते हैं। तो ब्याज यार अभी तक हमने कितना दिया है और बनता कितना था? तो अब हमें यहाँ पे और ऐड कर देना पड़ेगा आउटस्टैंडिंग, कितने? 4,000 रुपए, और यही चला जाएगा हमारा यहाँ पे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 4,000, और ये हो गया हमारा 9,000। बताइए कोई डाउट? यहां तक समझ में है? समझ में आ रहा है? एक एक मैं छोटे छोटे स्टेप करके कर रहा हूं कि कैसा भी क्वेश्चन आ जाए इस पे अब कर दो एग्जाम में। चलिए आइए एग्जाम्पल नंबर आ जाते हैं हम 4 पे, ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर 4 पे इसको तो रहने देते हैं, डेट को हटा देते हैं। सपोज करो अब ये हमारा ट्रायल बैलेंस है ना। अब मैंने लिख दिया नीचे ट्रायल बैलेंस बंद होने के बाद लिख दिया लोन टेकन ऑन 30 सितंबर 2025, ऐसे लिख दिया मैंने। पहले तो डेट कहां दे रहा था? ट्रायल बैलेंस के अंदर ही, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि डेट कहां दे दे? ट्रायल बैलेंस के बाहर। और मैंने क्या लिख दिया? लोन जो टेकन किया सितंबर में किया। तो भाई लोन सितंबर में लिया तो सितंबर के बाद में ब्याज दूंगा। तो सितंबर के बाद कितने महीने का ब्याज दूंगा मैं? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, फाइनेंशियल ईयर लेके चल रहा हूं, तो कितने महीने का ब्याज दूंगा मैं? 6 महीने का। तो कायदे से देखा जाए तो 5,000 तो है। तो लोन तो मेरा यहाँ पे 12% लोन तो लाइबिलिटी में आएगा ही आएगा 1 लाख, और इंटरेस्ट भी आएगा ही आएगा 5K। अब हम इंटरेस्ट अगर निकालते हैं होना कितना चाहिए, तो दैट इज आपका 1 लाख पे 12%, 6/12, तो यानी 6,000। और आपने पेमेंट कितना किया है अभी तक? तो अगेन ये क्या बन जाएगा? 1,000, 1,000 रुपए, और दूसरा आ जाएगा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 1,000। तो ये लो आ गया 6,000। मैं इतने एग्जाम्पल कराऊंगा ना कि याद ही हो जाएगा। समझ में आई बात आप? तो आप देखा एक डेट अंदर भी हो सकता है, डेट बाहर भी हो सकता है। जब कुछ ना बोले तो हम कितने टाइम का इंटरेस्ट निकालेंगे? पूरे साल का। अगर डेट देगा तो डेट के हिसाब से निकालेंगे, और डेट नहीं देगा तो पूरे साल का। चलो अब चलो एक एडजस्टमेंट मैं यहां भी लिख देता हूं। चलो मैं यहां पे ना अब ऐसा करता हूं, इस 5,000 को बढ़ा के मैं कर देता हूं, मान लेते हैं 8,000 कर देता हूं। मैंने कहा लोन टेकन ऑन 30 सितंबर 2025,
सबसे पहले 10% आएगा, 12% लोन, दैट इज 1,00,000। फिर क्या आएगा हमारा इंटरेस्ट, दैट इज हमारा 8,000। इंटरेस्ट कितने हैं? 8,000, है ना? ऐसा ही हो रहा है। अब हम चेक करें तो मेरे भाई इंटरेस्ट कितना बनता है, बताओ, कोई बताएगा इंटरेस्ट देना कितना था हमें? 1,00,000 पे कितने परसेंट? 12%। कितने महीने के लिए? 6 महीने। तो बनता कितना है? अब हुआ क्या, हमें देने कितने थे लेकिन हमने दे कितने दिए? तो ज्यादा दे रखे हैं मैंने। तो अब प्रीपेड वाला कॉन्सेप्ट आ गया ना, यहाँ पे ज्यादा दे रखा है तो क्या कॉन्सेप्ट बन गया? प्रीपेड। तो अब यहां से मैं माइनस कर दूंगा भाई प्रीपेड के नाम से। कितने माइनस करना चाहिए? 2,000। वैसे ये वाला केस मैं ऐसा बना रहा हूं, ऐसा होता नहीं है कि कोई बंदा इंटरेस्ट ज्यादा पे कर दे, और ना ही क्वेश्चन बनता है। मैं बना रहा हूं कि अगर आ गया तो लॉजिक पता होना चाहिए, आप आराम से कर दो। अब ये 2,000 की माइनस करेंगे 6,000। अब ये 2,000 लाइबिलिटी है या एसेट्स है? एसेट्स है। तो अब हमारे एसेट्स में आ जाएगा प्रीपेड इंटरेस्ट 2,000। इससे ऊपर कोई केस नहीं बनता जिसपे आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ ले इंटरेस्ट ऑन लोन पे। ठीक है, समझ में आई बात आपको? तो हमने अभी एडजस्टमेंट करा है, ये रहा हमारे सामने एडजस्टमेंट नंबर 9, इंटरेस्ट ऑन लोन। समझ में आए? आगे आते हैं आगे। एडजस्टमेंट नंबर 10। हाँ, कौन से वाला? ये प्रीपेड समझ में नहीं आया? ये सबसे पहले कितना इंटरेस्ट, पहले ये इसका मतलब क्या है ये बताओ? पेड है, यही मतलब है। और बन कितना रहा था कायदे से? तो भाई 6 बन रहे थे तो 8 क्यों पेड करे? 2 एक्स्ट्रा दिया ना फिर आपने, तो जो 2 एक्स्ट्रा गया तो वो कहाँ पहुंचेगा? वो तो एसेट्स में जाके प्रीपेड ही बनेगा, तो वो माइनस कर दें। हाँ, तो वो तो कर ही रहे हैं, कम वाला तो बता ही रहे हैं। हाँ। चलिए 10, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। अब कई बार ना इन्वेस्टमेंट पे भी इंटरेस्ट देते हैं वो। तो जब इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट होगा तो 2 जगह देखने को मिल सकता है। कहां गिवन हो? ट्रायल बैलेंस। और कहां गिवन हो? एडजस्टमेंट। ट्रायल बैलेंस और कहां गिवन हो हमारा? एडजस्टमेंट। ट्रायल बैलेंस की बात करें तो ये इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि हमने कहीं पैसे रखे हैं, उस पे हमें ब्याज मिलेगा, यही होता है ना। हमने कहीं पैसे रख दिए, उस पे ब्याज मिलेगा। तो यहां पे हमें जब ब्याज मिलेगा तो हमारे लिए ये प्रॉफिट एंड लॉस में तो जाएगा, लेकिन कहां जाएगा? क्रेडिट साइड। क्योंकि खर्चा होता तो जाता ना डेबिट साइड। ये तो क्या है, हमें ब्याज मिलेगा, यानी क्या है हमारे लिए? ये इनकम है। अगर मिलेगा इनकम है तो इनकम तो भाई क्रेडिट में ही लिखना पड़ेगा हमें। समझ में आई बात आपको? अब आगे आते हैं सर, अगर एडजस्टमेंट में होगा तो 2 जगह जाएंगी। एक ऐड हो जाएगा हमारा इन इंटरेस्ट और प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है ना। और प्रॉफिट एंड लॉस कहां? क्रेडिट भी लिख देता हूं, क्रेडिट साइड। और दूसरा चला जाएगा हमारा बैलेंस शीट के एसेट साइड। और ऐसे इंटरेस्ट को जब बाकी होता है तो बोलते हैं एक्रूड इंटरेस्ट। इसको क्या बोलते हैं? एक्रूड इंटरेस्ट के नाम से जानेंगे। हाँ, देर अभी देखो एग्जाम्पल देखो आप। डेबिट क्रेडिट, मैंने लिखा 12% इन्वेस्टमेंट, दैट इज आपका डेबिट में आया 1,00,000, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो डेबिट में आता है। ठीक है, अब आपको कोई जानकारी नहीं दिया, बस ये दे रखा है ट्रायल बैलेंस में देखने को मिल गया आपको। तो भाई क्या इसमें एडजस्टमेंट है? क्या एडजस्टमेंट है?
जब भी किसी के आगे परसेंटेज लग जाए तो वहां एडजस्टमेंट होता है, हमें चेक भी करना पड़ता है, ठीक है ना। तो यहां पे इंटरेस्ट कितने परसेंट होगा, 12% होगा। तो जब हम पी एंड एल बनाएंगे तो हमें, एक तो मैं रफली छोटा सा बना देता हूं यहाँ पे पी एंड एल, तो पी एंड एल के हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे और एक चला जाएगा बैलेंस शीट में, एक चला जाएगा बैलेंस शीट में और एक प्रॉफिट एंड लॉस में। तो प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड में चला जाएगा इंटरेस्ट, कितने रुपए जाएगा, 1 लाख पे। तो सीधा सीधा मैं लिख दूं यहाँ पे, समझ में आया 12,000 कैसे आया, सीधा कैलकुलेट कर लिया। दूसरा, क्योंकि ये अभी तक हमने रिसीव ही नहीं किया है, रिसीव करते तो ट्रायल बैलेंस के अंदर होता ना आपके, लेकिन अभी तक रिसीव ही नहीं किया तो सारा लेना बाकी है, तो इसको हम बैलेंस शीट के एसेट्स में लिखेंगे एक्रूड इंटरेस्ट 12,000, और जो इन्वेस्टमेंट है हमारा वो भी आएगा यहाँ पे 12% इन्वेस्टमेंट, दैट इज 1 लाख। ये बैलेंस शीट का कौन सा साइड हो गया, एसेट्स। हाँ, इंटरेस्ट भी नहीं मिला। अगर मिल रहा होता तो इसके अंदर दिखता हमें, ये क्या है हमारा ट्रायल बैलेंस। हाँ तो और क्या, ये इन्वेस्टमेंट है, इसी के ऊपर निकाले हैं। क्रेडिट में होगा तो क्रेडिट में होगा तो पहले ये वाला ये क्रेडिट हो ही नहीं सकता, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कैसे होगा, हमारा एसेट्स कभी क्रेडिट में लिख ही नहीं सकते हम। हैं पीएनएल के क्रेडिट साइड में सिर्फ इसका ब्याज जाता है, मैंने क्या डाला है, इसके ऊपर का ब्याज। और जो ये इन्वेस्टमेंट है ये तो देखो एसेट्स में आ गया और इसका इंटरेस्ट यहां आ गया, ठीक है ना, क्योंकि आपको ब्याज मिलना है और एसेट्स है, तो वो आप सोच रहे हो कि अगर क्रेडिट में होता तो लाइबिलिटी में लिख देते, तो हो ही नहीं सकता वो तो फिर पिछला कॉन्सेप्ट हो गया हमारा। यहां तक समझ में आया सर। एक और देखो, मान लो आपका ऐसे गिवन हो, ये ट्रायल बैलेंस है, आप बताना अब इसका क्या करेंगे। डेबिट क्रेडिट 12% इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपए, इंटरेस्ट 10,000 रुपए। पहले वाले केस में इंटरेस्ट नहीं था, इसके वाले केस में इंटरेस्ट मैंने लिखा है, तो अब कैसे करोगे बताओ। जो आपका बनेगा ये पी एंड एल, और कैसे कैसे करोगे, दिमाग लगाओ। देखो हमें क्वेश्चन ये है, ये एग्जांपल नंबर 2 है, क्वेश्चन ये है इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्टमेंट की जगह पहुंचा दिया एसेट्स में, और जो इस पे इंटरेस्ट मिला है ना वो पी एंड एल के क्रेडिट में जाएगा इंटरेस्ट, क्योंकि ये इंटरेस्ट कौन सा है, क्रेडिट में ही दे रखा है, क्रेडिट में, और मैं यहां लिख भी देता हूं, चलो इन्वेस्टमेंट पे। यहां तक समझ में है। अब एक बार चेक कर लेते हैं हम कि टोटल ब्याज कितना बनता, एक बार क्या चेक कर लेते हैं हम कि टोटल ब्याज कितना बनता। तो आप बताओ टोटल ब्याज कितना बनता। तो अगर मैं यहाँ इंटरेस्ट निकाल के बताऊं तो इंटरेस्ट भाई साहब 1 लाख के इंटू 12%, तो आप ही बोल रहे हो सर 12 बनता, तो 12 में से आपको कितना मिल चुका है, बाकी नहीं मिला, कितने 2,000। तो अब यहां पे हम प्लस कर देंगे एक्रूड इंटरेस्ट, और दूसरा चले जाएगा बैलेंस शीट के एसेट्स में एक्रूड इंटरेस्ट। जब भी कोई ब्याज हमें लेना बाकी रहता है उसको किस नाम से जानते हैं, एक्रूड इंटरेस्ट। देखिए समझ में आया बात आपको। अब अगर इसके आगे मैं डेट लिख देता मान लो, तो कैसे इंटरेस्ट निकालते हैं आप, डेट के हिसाब से। तो वो मेरे हिसाब से अब ज्यादा कराने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने पीछे तो देख ही लिया। बाकी कुछ भी पॉइंट आता है तो वो डेट के हिसाब से निकाल के फिर माइनस प्लस करके दिमाग लगा के आप कर लोगे कि कहाँ भेजना है। बात समझ में आ गया यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आइए एडजस्टमेंट नंबर 11, आउटस्टैंडिंग या पेबल। ये एक मैंने आउटस्टैंडिंग पेबल पहले भी बताया था, ये हिडन के पार्ट है, हिडन होता है ये, ठीक है ना। जैसे मैंने
आपको मैंने लिखा रेंट और ब्रैकेट में 11 और डेबिट और क्रेडिट और रेंट लिखा मैंने 22,000। ठीक है, हमेशा याद रखना आप कि जो हमारा P&L बनता है ना और बैलेंस शीट बनता है कितने टाइम के लिए बनता है, 1 साल का बनता है। हमेशा कितने टाइम का बनता है, 1 ईयर का। तो हमारा जो P&L और बैलेंस शीट है 1 ईयर का, ये प्रॉफिट एंड लॉस है और ये बैलेंस शीट है हमेशा 1 ईयर का। तो अब रेंट दे रखा है, तो मैं अगर P&L में रेंट लिख दूं इसको और 22,000 रुपए, तो भाई ये तो 11 महीने का ही है। जबकि क्या रूल बनता है हमारा, कितने टाइम का बनना चाहिए, तो भाई ये तो 1 महीने का और कम पड़ रहा है हमारा, तो आपको 1 महीना इसमें जोड़ना पड़ेगा, 1 महीने का जोड़ना पड़ेगा। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि 1 महीने का सर निकाले कैसे हम, तो निकाला कैसे जाएगा, आपको मैंने बताया कि भाई 22,000 रुपए जो है वो कितने महीने का है, 11 महीने का। तो मैं यहां पूरा लिख देता हूं 11 मंथ। तो भाई ये 11 महीने का है, तो इसको डिवाइड किससे कर दें हम, अगर डिवाइड 11 से करेंगे तो हमें पता चल जाएगा 1 महीने का बनता है 2,000। 1 महीने का कितना बनता है, तो अब हम इसमें आउटस्टैंडिंग के नाम से रेंट ऐड कर देंगे 2,000, ये P&L में आ गया, और क्योंकि पेमेंट नहीं किया है तो लाइबिलिटी में चला जाएगा आउटस्टैंडिंग रेंट 2,000। समझ में आई बात आपको। तो अगर आपका आउटस्टैंडिंग रेंट ऐसे गिवन होगा तो इसकी एंट्री ये ट्रायल बैलेंस में ही गिवन होगा। मैं एडजस्टमेंट के हिसाब से कर देता हूं, ट्रायल बैलेंस में गिवन हुआ, आउटस्टैंडिंग ट्रायल में तो नहीं होगा। अगर मैं बात करूं तो एडजस्टमेंट ही बात कर लेते हैं। एक तो ऐड हो जाएगा इन एक्सपेंस और एक हो जाएगा हमारा बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड। अब मैंने ये सिर्फ आपको एक एग्जांपल दिया है किसका, रेंट का। अब यहां पे इंश्योरेंस भी हो सकता है, यहां पे वेजेस भी हो सकता है, यहां पे आपका सैलरी भी हो सकता है, एनी काइंड ऑफ। अगर उसके ब्रैकेट में कोई लिख रहा है तो समझ जाना कि भाई ये तो 11 महीने का है, लेकिन हमें जो P&L और ट्रेडिंग बनाना होता है लॉजिकली 12 महीने का होता है। तो जितने महीने कम पड़ रहे होते हैं वो निकाल के फिर एडलेस करके जो भी होता है फिर आप आगे ट्रीटमेंट करोगे। समझ में आई बात आपको, कोई दिक्कत यहां तक नहीं। चलो आगे देखें, ये एडजस्टमेंट नंबर 11 के बाद आ जाओ एडजस्टमेंट नंबर 12, प्रीपेड। या अनएक्सपायर्ड। देखो मैंने पहले भी लिखवाया ये एडजस्टमेंट दूसरे तीसरे पे प्रीपेड एंड एक्सपायर्ड। तो जो क्वेश्चन पॉइंट नंबर 9 से जो स्टार्ट हुआ है ना ये हिडन होगा, मतलब ये सीधा पहले वाले जो प्रीपेड बताए वो साफ साफ बोल रहा है इतना प्रीपेड है। अब इसमें बोलेगा ही नहीं प्रीपेड है, वो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि ये प्रीपेड है। जैसे एक एग्जांपल देखिए, ये ट्रायल बैलेंस है, डेबिट क्रेडिट, मैंने लिखा इंश्योरेंस, मैंने लिखा 15,000, और ये जो ट्रायल बैलेंस है एज ऑन 31/3/2025, और इसके ब्रैकेट में लिख दिया मैंने अप टू, या ब्रैकेट में लिखा एनुअल 30/6/2025। अब मैंने इसके ब्रैकेट में डेट डाल दिया। मैंने लिखा कि भाई ये जो 15,000 रुपए इंश्योरेंस है ना है एनुअल, एनुअल का मतलब साल भर का ही है, तो भाई हमें साल भर का ही दिखाना चाहिए। लेकिन इसकी डेट जो जा रही है ना 1 साल का, जो हमने प्रीमियम, क्योंकि इंश्योरेंस का ना हमेशा प्रीमियम पेड करना होता है, क्योंकि इंश्योरेंस की एक किस्त जाती है, समझे। आप कोई भी इंश्योरेंस कराओगे तो किस्त जाएगा, उस किस्त को क्या बोलते हैं, प्रीमियम, ठीक है ना।
तो इसका प्रीमियम जो है वो 30/6/2025 को एक्सपायर हो जाएगा। इसका मतलब ये है फिर दोबारा आपको देना पड़ेगा 30/6/2025 को। इसका मतलब ये है। तो अगर मैं एक डेट लूं, आप ध्यान देना, ये रहा हमारा पूरा साल। पूरा साल है हमारा, स्टार्ट हुआ 1/4/2024 और एंड हो जाएगा मान लेते हैं 31/3/2025, और ये डेट है हमारा 30/6/2025। तो हमारा जो साल है, ईयर है, वो ईयर तो यहां से लेके यहीं तक है ना। आपने इंश्योरेंस करवाया, कहां करवाया, नहीं करवाया, ये नहीं पता चल रहा। लेकिन आप, हो सकता है ऐसा कि मैं मान के चलूं कि आपने इंश्योरेंस यहां करवाया होगा, शायद आपने इस डेट पे 1 जुलाई को करवा लिया हो, क्योंकि इंश्योरेंस करवाने की कोई डेट फिक्स थोड़ी ना है। 1 जुलाई 2024 को करवाया हो, क्या पता इंश्योरेंस। तो वो यहां से अगर 1 साल काउंट करोगे वो तो इतना ही बनेगा, है ना। तो लेकिन हमारा जो इस साल का इंश्योरेंस प्रीमियम माना जाएगा वो तो यहीं पे कट लग जाएगा भाई। इतना ही तुम प्रीमियम सिर्फ दिखा सकते हो P&L में। इसके बाद का अगर कोई भी खर्चा हो, इसके बाद का कोई भी इनकम है, वो तो एडलेस करना पड़ेगा हमें। तो इसका मतलब हमारा जो ये है कितने महीने का हो गया, आप अगर देखा जाए तो है तो ये 12 महीने का। 12 महीने से जो है इसके अंदर आगे के 3 महीने के हमने एक्स्ट्रा दे रखे हैं। तो इस साल के अंदर कितना फॉल होगा, सिर्फ 9 मंथ। नहीं समझ में आया। इस साल में मैंने बोला कि मैं जो इंश्योरेंस पे कर रहा हूं, कब तक का पे कर रहा हूं, 30/6/2025, यानी 31 मार्च के बाद भी पार कर गया मैं। तो जब मैं 31 मार्च के बाद पार कर गया तो कितने महीने पार कर गया मैं, अप्रैल, मई, जून, 3 महीने एक्स्ट्रा। तो भाई 3 महीने जब मैं एक्स्ट्रा दे रहा हूं तो पीछे के महीने कितने, 9 ही महीने तो बचेंगे। क्योंकि मैं बोल रहा हूं 3 महीने मैं अगले साल के लिए दे रहा हूं और ये टोटल 12 महीने का है, तो भाई इस साल के लिए कितना दिया, 9 ही तो बचेगा। तो आप इससे काउंट करोगे तो बाकी के कितने बचेंगे, 9 महीने। यानी अगर मैं 1 महीने का एक्स्ट्रा निकालूं कितना बनता है, तो 15,000 और डिवाइडेड बाय अगर मैं 12 कर दूं तो 1800, 15,000 डिवाइडेड बाय 12, 1250, 1250 1 महीने का बनता है। और आपने यहां पे 3 महीने का क्या कर रखा है, एडवांस। 3 महीने का क्या कर रखा है आपने, क्योंकि जब मैं मार्च तक का काम कर रहा हूं और मैं अप्रैल का भी आपको तनख्वाह दे दूं और मई का भी दे दूं तो एक्स्ट्रा ही दे रहा हूं ना मैं आपको। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस 15,000 रुपए में कोई पैसा एक्स्ट्रा भी है, तो हाँ एक्स्ट्रा है। कितने महीने का एक्स्ट्रा है, 3 महीने का। तो 3 महीने का कितना एक्स्ट्रा है, तो भाई 1 महीने का 1250 है। तो 3 महीने का एक्स्ट्रा कितना होगा हमारा, प्रीपेड कितना एक्स्ट्रा होगा, 1250 इंटू में 3, तो 24, 36, 3750 होगा। तो इसका ट्रीटमेंट कैसे करोगे भाई, P&L बनाते हैं एक, और इसी के नीचे बैलेंस शीट भी बना लेते हैं। ये P&L है और ये बैलेंस शीट है। तो सबसे पहले इंश्योरेंस लिखेंगे। सर इंश्योरेंस कितने लिखे हमने, 15,000। इसमें से माइनस करो एडवांस यानी प्रीपेड, कितने माइनस करोगे, 3750, और जो 3750 है यहां आ जाएगा प्रीपेड इंश्योरेंस। समझे, बताइए, समझ में आया। कैसे पता चला सर ये 12 से डिवाइड करना है, यहां वर्ड क्या है, एनुअल है। तो एनुअल का मतलब 1 साल, और जितना एक्स्ट्रा पार्ट है वो प्रीपेड हो जाएगा। ठीक है, एक केस और देखो, केस नंबर 2। ये देखिए, अब मैं यहां पे एनुअल वर्ड को काट देता हूं और मैं यहां बोल देता हूं कि ये 1/4/2024 टू 30/6/25 तक का है। ये शब्द लिख दिया मैंने। अब जो ये 15,000 का मैं दे रहा हूं
वो 1/4 से शुरू होता है इसका और खत्म कब होता है इसका प्रीमियम, यानी ये 1 साल से ज्यादा का तो है, और फिर से कितने महीने ज्यादा है ये, 3 महीने। प्रीपेड कितने महीने के होंगे, 3 महीने के होंगे। तो अब जो यहां पे आप निकालोगे प्रीपेड, कैसे निकालोगे प्रीपेड, अब 15,000 को आपको डिवाइड करना पड़ेगा 15 से। यहां पे 12 से क्यों डिवाइड किया, एनुअल था भाई, 12 महीने का था, तो 1 महीने का निकालने के लिए 12 से डिवाइड। यहां पे आप यहां से मंथ काउंट करो, अप्रैल मई जून जुलाई, तो 31 मार्च तक तो 12 महीने, इसके बाद आपका अप्रैल मई जून 3 महीने, 15 महीने हो गए ना। तो ये 15,000 माना जाएगा कितने महीने का है, 15 महीने का, इसलिए हम डिवाइड किससे कर रहे हैं, 15 से। तो 1 महीने का कितना आ गया, 1,000 रुपए, और कितने महीने का प्रीपेड है, 3 महीने का। तो मैं कैसे निकालूंगा प्रीपेड, इजिकल टू 1000 इंटू में, यानी ये लो प्रीपेड 3,000 आ गया। ट्रीटमेंट क्या होगा, पहले जो हम 15,000 लिख रहे थे, तो यहां से अब कितना माइनस करेंगे, 3,000। 3750 तो पहले कर रखा था, नए वाले एग्जाम्पल में देखो ना कितना माइनस करेंगे प्रीपेड, 3,000, और एसेट्स में भी कितना आएगा, 3,000। समझ में आई बात आपको, इसका आंसर आप खुद समझ सकते हो, मैं रफली भी बता दूं। तो यहाँ पे P&L बना और इंश्योरेंस लिखा हमने, इंश्योरेंस 15 के लिखा, और माइनस प्रीपेड कितना होगा, प्रीपेड 3 के। और यहाँ पे आ जाओ, और यहाँ पे हमने लिखा बैलेंस शीट, और यहाँ पे एसेट्स में आ जाएगा प्रीपेड, और ये कितने आ जाएंगे, 3,000। समझे बात आप। तो ये इंश्योरेंस के ऊपर आपको ध्यान रखना होगा कि जब डेट आगे तक की देगा तो उस केस में प्रीपेड निकलेगा, ठीक है। अब प्रीपेड हो सकता है मंथ तो निकाल लोगे आप प्रीपेड का, लेकिन डिवाइड करने वाला पंगा आता है। जब आपको लिखा हो एनुअल तो 12 से डिवाइड करना, और जब आपको ऐसे स्पेसिफिक डेट दे तब किससे डिवाइड करोगे आप, दिन मंथ को काउंट कर लेना और उस मंथ से डिवाइड कर देना उसको। समझे बात। तो इसका क्या ट्रीटमेंट हो रहा है आप देखोगे। तो मैं इसके ट्रीटमेंट को अगर लिखूं तो नॉर्मली जैसे प्रीपेड का ट्रीटमेंट था वही होगा। क्या हो रहा है, एक जगह और दूसरी जगह, एक जगह कहां हो रहा है, लेस फ्रॉम एक्सपेंस, जो भी एक्सपेंस है वैसे इंश्योरेंस ही होगा, और एक जा रहा है बैलेंस शीट के एसेट साइड, ये लिख दिया मैंने। ये थे हमारे हिडन एडजस्टमेंट। अब एक क्वेश्चन आपने आते ही बोला कि क्वेश्चन नंबर कौन सा था जो पूछ रहे थे, 31। अब 31 में देखो क्या दे रखा है, देखिए 31 में क्या दे रखा है इंश्योरेंस को लेके। क्या बोल रहा है, मैंने देखा तो नहीं है अभी, क्या बोल रहा है बताओ क्या है उसमें। तो वो तो सिंपल बता ही दिया कि 2,000 रुपए कैरी फॉरवर्ड अनएक्सपायर्ड, अनएक्सपायर्ड शब्द लग गया तो इसका मतलब प्रीपेड हो गया। तो ये इंश्योरेंस में से माइनस होगा और कहां चला जाएगा, बैलेंस शीट के एसेट साइड में। ये तो यहां तो कोई गणित ही नहीं लगनी है आपकी, ये सीधा सीधा माइनस और चला जाएगा। कहां पे आपका माइनस प्लस और वो लगेगा मैं बता देता हूं, कुछ क्वेश्चंस होंगे आपके इसमें, देखते हैं 32 में। हाँ एक इन्वेस्टमेंट वाला जो मैंने बता दिया वो वाला तो लग गया, मैं इंश्योरेंस वाला देख लूं कोई मिल जाए मुझे। जैसे क्वेश्चन नंबर 38 में देखोगे तो वेजेस वाला मिल गया जो मैंने बताया अभी। इंश्योरेंस वाला, इंश्योरेंस वाला, अब देखो क्वेश्चन 38 में ही देखना, इंश्योरेंस के बाद लिखा हुआ है अप टू 31 जुलाई 2025। क्वेश्चन 38 में आपके बुक के मिला। तो अब आपको जो 38 जुलाई तक दे रखा है, तो जुलाई का मतलब 4 महीने का एक्स्ट्रा हो गया, और काम 31 मार्च 25 तक ही करना है, तो 4 महीने का एक्स्ट्रा। अब यहां एनुअल भी नहीं लिखा और कुछ भी नहीं लिखा, तो आप एनुअल ऐसे केस में अजम्पशन लोगे और डिवाइड किससे करोगे, 12 से। डिवाइड किससे करोगे आप, 12 से, फिर आगे कंटिन्यू करोगे इसको, ठीक है ना। तो आगे देखते जाएंगे धीरे धीरे, अभी और एडजस्टमेंट करना है हमें।
हमने 25 क्वेश्चन कर लिया था, 26 होमवर्क में दिया था, 27 कर लिया था क्या? 27 नहीं किया, अभी एक एडजस्टमेंट कराऊंगा, 27 भी होमवर्क में हो जाएगा। 28 28 28 28 28 28 28 नहीं होगा अभी। 29 29 29। अब 29 में देखो इंश्योरेंस वाली बात आ गई। एडजस्टमेंट नंबर 7 देखो, 29 क्वेश्चन में एडजस्टमेंट नंबर 7, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ईयर एंडेड कब? 31 मई 2000। तो एक साल का इंश्योरेंस है, लेकिन खत्म कब हो रहा है? मई 25 में। तो इसका मतलब अप्रैल मई, और मतलब 2 महीने का एक्स्ट्रा है। तो 12 से डिवाइड करोगे और 2 से मल्टीप्लाई करके प्रीपेड यहां पे क्या करोगे आप, आराम से निकाल लोगे। समझ में आ गया ना ये? 29। देखो मैं होमवर्क भी देता जाता हूं। देखो 25 तो हमने कर लिया, 26 मैंने होमवर्क दे दिया था, 27 भी होमवर्क में लिख लो, अभी एक एडजस्टमेंट कराऊंगा ये भी हो जाएगा। 28 अभी नहीं करना, 29 भी होमवर्क में लिखो। 29 के बाद मेंटेन प्रोविजन, 30 भी होमवर्क में लिखो। अब आप 31 दे दिया था मैंने, 32 भी लिखो होमवर्क में। 32 में भी देखो इन्वेस्टमेंट इस जुलाई को टेकन है। लिखो होमवर्क में। फोर्टी लिखो होमवर्क में। 42 लिखो होमवर्क में। नहीं 42 से तो जीएसटी आ गया, ये नहीं करना। 40, ठीक है। एक एडजस्टमेंट और देखिए। अब इसके बाद जो एडजस्टमेंट कर रहा हूं, ये कौन सा एडजस्टमेंट था? 12। 10 के बाद ये 11 होगा ना? 12 है तो 11 कहां गया? अच्छा अच्छा, हाँ इधर लिखा हुआ। आ जाइए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब ये 13वें से नॉर्मल स्टार्ट हो गया, हिडन वाला बात खत्म हो गया, अब यहां से नॉर्मल है। अलग अलग चीज है ना, नाम देखो कितना फर्क है। यहाँ कैपिटल है, वहां इन्वेस्टमेंट है। कैपिटल मालिक जो पूंजी लगाता है, इन्वेस्टमेंट मालिक जो इन्वेस्ट करता है कहीं एक जगह से दूसरी जगह। तो दोनों बातें अलग अलग। अब ध्यान दीजिए, हो सकता है ये कहां गिवन हो? ट्रायल बैलेंस। और हो सकता है कहां गिवन हो? एडजस्टमेंट। अगर हम ट्रायल बैलेंस की बात करें तो ट्रायल बैलेंस में गिवन होगा तो ये प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है वो खर्चा होता है। इसके बाद अगर एडजस्टमेंट में है तो एडजस्टमेंट की तो भाई हमें कितनी एंट्री करनी चाहिए? तो एक चला जाएगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, और दूसरा हो जाएगा एड इन कैपिटल। कैपिटल में जाके जुड़ जाएगा। इसकी जर्नल एंट्री भी मैंने सिखाया था, तो जर्नल एंट्री भी याद करो। आपने बोला था सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल होता है इसका जर्नल एंट्री, ठीक है ना? तो अगर आपका नॉर्मल दे रखा है तो ये होगा। अगर एडजस्टमेंट में दे रखा है तो एक तो आपका पीएनएल में जाएगा, और जितना इंटरेस्ट आपने कैलकुलेट किया है वो किस पे ऐड हो जाएगा? कैपिटल में। इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा सर? इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा आपका, जैसे मैंने बोला कैपिटल है, क्वेश्चन में ढूंढना पड़ेगा 2 लाख रुपए, और इंटरेस्ट दे रखा है मान लो 10%, तो आपको 2 लाख पे सीधा सीधा 10% निकाल लेना है, जो कि बन गया 20,000। 20,000 पीएनएल में चला जाएगा और 20,000 इसी कैपिटल में ऐड हो जाएगा हमारा। समझे? जैसा कि क्वेश्चन नंबर आप देखिए 50 कह रहा हूं, 27 में देखिए, कहता है इंटरेस्ट प्रोवाइड 5%, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%। तो कैपिटल देखिए 90,000 है, और 90,000 पे आप जब 5% निकालेंगे, हाँ 9 लाख पे 5% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 45,000 रुपए। और ये 45,000 एक तो इस 9 लाख में ऐड हो जाएगा कैपिटल में, और एक कहां चले जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस के
डेबिट साइड। लेकिन एक बार ये भी चेक कर लेना है कहीं यहाँ पे इंटरेस्ट पहले से तो नहीं दे रखा, तो मैंने देख लिया नहीं दे रखा तो वो चल जाएगा वो, ठीक है, हो जाएगा ये क्वेश्चन भी। इसका एडजस्टमेंट देखिए, पहला सैलरी एंड वेजेस आउटस्टैंडिंग हो जाएगा, दूसरा डेप्रीशिएशन मशीनरी हो जाएगा, तीसरा रेंट प्रीपेड हो जाएगा, चौथा इंटरेस्ट बता दिया, चौथा क्लोजिंग, लास्ट का क्लोजिंग स्टॉक, और तो कुछ है नहीं इसमें। इसके बाद मैंने क्वेश्चन नंबर 23 दिया क्या आपको, 28 नहीं दिया ना, क्यों नहीं दिया 28 मैंने, क्लोजिंग स्टॉक आउटस्टैंडिंग डेप्रीशिएशन प्लांट एंड, अच्छा प्लांट एंड मशीनरी बीच में खरीदा इसलिए। 29 क्वेश्चन दिया है मैंने। अब देखो क्लोजिंग स्टॉक पता है कैसे होगा, वेजेस आउटस्टैंडिंग पता है कैसे होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन 8% दे रखा है ये भी पता है कैसे होगा, बेड डेट्स कैसे करेंगे ये भी बता दिया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ये भी बता दिया, रेंट 11 मंथ अभी बताया था मैंने कैसे करेंगे, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ईयर एंडेड 31 मई ये भी देख लिया हमने, लोन फ्रॉम बैंक टेकन 1 अक्टूबर को ये भी पता है कि 1 अक्टूबर को है तो ब्याज जो निकालना पड़ेगा 1 अक्टूबर के हिसाब से निकालना पड़ेगा, डेप्रीशिएशन मशीनरी पे 10% और फर्नीचर पे 5%। तो सारे एडजस्टमेंट देखो, जब भी आपसे सॉल्व नहीं होगा, जब आप एडजस्टमेंट पढ़ो तो जो मैं नोट लिखवा रहा हूं एक बार देखना कि एडजस्टमेंट में तो कहां कहां बोला था, तो उसके हिसाब से करोगे तो फिर क्वेश्चन सॉल्व होना आपका चालू हो जाएगा वो, ठीक है। इसके बाद कौन सा दिया मैंने आपको, 31 तो पहले ही दे दिया था ना, 30 30 दिया, 30 में एडजस्टमेंट ऊपर दे रखा है, उल्टा कर दिया इन्होंने थोड़ा सा। क्लोजिंग स्टॉक पता है कहां जाएगा, बेड डेट्स, फर्दर बेड डेट्स भी पता है, डेप्रीशिएशन पता है, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग लोन के ऊपर पता है, तो बड़ा सिंपल सा है वो भी हो जाएगा। 31 दे दिया था, 32 के एडजस्टमेंट एक बार पढ़िए, क्लोजिंग स्टॉक पता है, डेप्रीशिएशन पता है, वेजेस सैलरी आउटस्टैंडिंग पता है, बेड डेट्स आपको पता है, और यहां पे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट भी दे रखा है ये भी बता रखा है मैंने आपको, इन्वेस्टमेंट मेड जुलाई, तो इन्वेस्टमेंट मेड जुलाई में किया है तो आपको जो इंटरेस्ट निकालना होगा वो जुलाई के हिसाब से निकालना पड़ेगा 9 मंथ का, ठीक है ना। तो ये भी क्वेश्चन दे दिया मैंने। तो जो भी क्वेश्चन दिया है ऑलमोस्ट सारे एडजस्टमेंट उसके हो चुके हैं, जो क्वेश्चन मैंने बीच में छोड़े हैं उसके एडजस्टमेंट अभी नहीं हुए हैं, क्योंकि मैंने बोला कि मैं 20 से 22 एडजस्टमेंट कराऊंगा, तो अभी हमारा तो 13 ही चल रहा है, तो 10 एडजस्टमेंट के आसपास और धीरे धीरे करके हमारे हो जाएंगे, तब जाके हमारे ये सारे चैप्टर के एडजस्टमेंट खत्म होंगे और तब जाके हम पूरे क्वेश्चंस को कर पाएंगे। हालांकि जब आप समय बीकॉम में जाओगे ना तो वहां पर तो टोटल एडजस्टमेंट मेरे ख्याल हो जाता है 40 के आसपास हो जाता है टोटल एडजस्टमेंट, आपका तो कम रहता है कि 20-22 पे निपटा देते हैं वो, वहां पे और एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट कुछ ऐड ऑन हो जाता है। तो ये था हमारा एडजस्टमेंट। तो आप फटाफट से अब आपको क्या करना है, ओनली एंड ओनली नोटिंग, यहीं से करना है ना नोट 9 से ना, हाँ तो 9 से नोटिंग करिए।